कार वेलकम टू राणा एड्यू सेंटर। मैं अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में आप लोगों को बीपीएससी मेन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको कि पटना कलम चित्रकला के तौर पे जानते हैं उसके बारे में बताऊंगी मैं। ये जो पटना कलम चित्रकला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 17वीं में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर यानी कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जा चुका है। संभावना है आगे ये शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्मेट में पूछा जाए। जब बीपीएससी का पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो ये अक्सर ये जो चित्रकला है वो अक्सर लॉन्ग फॉर्म में यानी 38 नंबर के मार्क्स के तौर पर जो है वो पूछा जाता था। तो आगे भी संभावना है कि यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए। तो आइए इसको देखते हैं। जो आज हम लोग इसमें कंटेंट देखेंगे उससे आप लोग दोनों फॉर्मेट में इसको लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बोलता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट बोलता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको देखते हैं कि परिचय इसका कैसे देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे परिचय के तौर पर हम लोग बताएंगे कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि जब 17वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी और 18वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी तब अंग्रेजी शासन ये जो औरंगजेब की जो शासन व्यवस्था थी वो डिक्लाइन हो रही थी। मुग़ल शासन व्यवस्था जो है समाप्त हो रही थी और धीरे धीरे उनके दरबार में रहने वाले जो कलाकार थे उनको जो है संरक्षण प्रदान नहीं किया जाने लगा। तब वहाँ के जो कलाकार थे वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विस्थापित होते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रीय कला का विकास करते हैं। तो उन्हीं में से कुछ कलाकार जो हैं वो पटना के आसपास आकर बसते हैं और पटना कलम चित्रकला की विकास करते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग इंट्रो के तौर पे लिखेंगे और बताएंगे कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में मुग़ल साम्राज्य के बाद वहाँ रहने वाले कलाकार विकेंद्रित होने लगे और औरंगजेब द्वारा राजकीय संरक्षण नहीं देने के कारण कलाकार जो है वो विभिन्न स्थलों पर जाकर बसने लगे। इन्हीं में से कुछ कलाकार जो है वो पटना, पूर्णिया, आरा आदि स्थानों में आकर बसते हैं तथा चित्रकला के एक क्षेत्रीय रूप को विकसित करते हैं जिसको कि हम लोग पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। तो ये इंट्रो हुआ। इसके बाद हम लोग इसकी विशेषता को बताएंगे। अक्सर विशेषता ही पूछती है इस चित्रकला की। तो विशेषता को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे दिखाएंगे। एक हेडिंग इस तरह का शीर्षक देंगे और फिर डायग्राम के माध्यम से ये विशेषता को यहाँ पे हम लोग बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि विशेषता में क्या है। तो ये चूँकि पुरुषों के द्वारा विकसित की गई थी तो इसको एक पुरुषवादी शैली के तौर पर इसको देखा जाता है। स्वतंत्र कला है ये। यहाँ पे आपको न तो मुग़लों का सहयोग मिला है न ब्रिटिश लोगों की सहयोग मिला है। ये कलाकार अपने स्तर पर इसका विकास किए हैं, इसलिए स्वतंत्र कला है। सादगीपूर्ण चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इस कला में आपको जो है वो तड़क भड़क नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जो चित्र है वो जनजीवन से संबंधित काफ़ी सिंपल वे में बनाए गए हैं, इसलिए इसको सादगीपूर्ण चित्रकला के तौर पे कहा जाना जाता है। इसका जुड़ाव जो है वो सामान्य जनजीवन से है, ये भी जानेंगे। आगे देखेंगे कि यह क्षेत्रीय कला है। चूँकि इसका विकास पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ है इसलिए इसको क्षेत्रीय कला के तौर पे हम लोग जानते हैं। लघु चित्र है, ये लघु चित्र के तहत रखा जाता है क्योंकि इसका विकास जो है वो कागज और हाथी दांत जैसे विभिन्न छोटे छोटे चीज़ों पर इसका निर्माण किया जाता था, इसीलिए इसको लघु चित्र कहा जाता है। ये मिश्रित कला है। आपको इसमें जो है वो इंडो वेस्टर्न और मुग़ल दोनों शैली का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसलिए इसको मिश्रित कला कहा जाता है। इसका जो संबंध है वो प्रकृति के साथ है, ये भी एक इसकी विशेषता है क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग किया जाता था इन चित्रों के निर्माण में। रंगने की विधि भी विशेष थी, उसका भी हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। आगे देखेंगे कि क्या विशेषता थी इसमें पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का बहुत कम यूज किया जाता था जिसकी वजह से ये जो चित्र हैं वो ओरिजिनल प्रतीत होते हैं, बनावटी नहीं दिखते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषता है जिसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। अगर लॉन्ग फॉर्मेट में हम लोग को लिखना होगा उसके बाद एक एक विशेषता को वहाँ पे हम लोग डील करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं आगे। यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ पर इस कला का विकास हुआ है उसको एक छोटा से चित्र के माध्यम से एक कोने में हम लोग दिखा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये एक आध नंबर जो है वो गेन कराएगा ये, तो ठीक है। तो इसको दिखाएंगे हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे इसकी पहली विशेषता स्वतंत्र कला। तो मुग़ल सत्ता के पतन तथा क्षेत्रीय राजवंशों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय प्रारंभ होने के कारण
कलाकारों ने अपनी आजीविका तथा कला संरक्षण को लेकर स्वतंत्र रूप से इस चित्रकला का विकास किया था, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता के तौर पर देखेंगे कि यह क्षेत्रीय कला है। कैसे है भाई? तो इस कला का विकास पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में ही हुआ और ये इसी एरिया तक सीमित रहा, इसलिए इसको क्षेत्रीय कला कहा जाता है। तीसरी विशेषता है मिश्रित कला। मुगल तथा यूरोपीय शैली का प्रभाव इस चित्रकला पर दिखता है। इसे इंडो यूरोपीय कला भी कहा जाता है, इसलिए इसको मिश्रित कला के अंदर रखा जाता है। चौथी विशेषता है लघु चित्र। चूँकि ये जो चित्र हैं वो अधिकतर कागज़ और कहीं कहीं आपको हाथी दांत पर भी बनाया हुआ देखने को मिलता है, इसलिए इसको लघु चित्र के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवी जो विशेषता है वो सादगीपूर्ण चित्र। तो इस शैली की अन्य विशेषता सादगीपूर्ण चित्र है। इसमें मुगल कला की भव्यता दिखाई नहीं देती है, यानी कि बहुत ही कम रंगों का, सादगीपूर्ण रंगों का उपयोग किया गया है, भव्यता नहीं दिखाई गई है, इसलिए इसको इस श्रेणी में रखा जाता है। चूँकि और दूसरी जो छठी इसकी जो विशेषता हो जाती है वो है सामान्य जनजीवन का चित्र। यह जो शैली है एक नया युग का सूत्रपात करती है। इसके कलाकार के द्वारा सामान्य जनजीवन को अपना विषय वस्तु बनाया गया है और इस विषय वस्तु को हम लोग कई भागों में बांट कर देखते हैं, यानी कि विशेषता के अंदर भी आपको विशेषता देखने को मिलेगा। तो इसमें देखेंगे कि सामान्य जनजीवन एवं व्यवसाय का चित्र, जैसे कि बढ़ई, लोहार, कहार, कसाई आदि का चित्र प्रमुखता से बनाई जाती थी। दूसरे तौर पे देखेंगे हम लोग दूसरे पार्ट में तीज त्योहार एवं मांगलिक कार्यों से जुड़ा हुआ चित्र, जैसे कि होली, दीपावली, ईद, डोली आदि का चित्र। तीसरे खंड में हम लोग देखेंगे कि पशु पक्षी का भी चित्र यहाँ पे बड़ी पैमाने पर जो है वो बनाया जाता था। चौथे श्रेणी में देखेंगे कि तात्कालिक आवागमन के चित्र भी बड़े पैमाने पर बनाया जाता था, जैसे कि बैलगाड़ी, पालकी, हाथी, घोड़ा आदि का चित्र। फिर है पांचवा बाजार का दृश्य, जैसे कि मदरसा, पाठशाला, दाह संस्कार आदि के विचित्र बड़े पैमाने पर बनाए जाते थे। तो ये हमारा आम जनजीवन से जुड़ा हुआ चित्र, इसके अंतर्गत इन 5 कैटेगरी में बांटकर इसको जो है वो बनाया जाता था। इसको आप वहाँ पे अगर इसी वे में आप लिखेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, मार्क्स भी यहाँ पे आपका बढ़ेगा। सातवीं विशेषता के तौर पर हम लोग देखेंगे कि पृष्ठभूमि और लैंडस्केप का कम प्रयोग किया जाता था, जिसके वजह से ये चित्र जो है हमारा वो ओरिजिनल दिखाई देता था और जीवन से इसका संबंध दिखाई देता था। रंगने की विधि देखेंगे 8वीं विशेषता के तौर पर। तो ब्रश के तौर पर यहाँ पे रंगने की विधि आप 2 तरह के देखेंगे। एक तो प्रकृति के साथ संबंध, यानी कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग हो जाता था, और दूसरा था यहाँ पे ब्रश के तौर पर। तो महीन कार्यों के लिए, यानी कि जहाँ पे आपको बहुत ही महीन कार्य करना होता था, तो उसके लिए गिलहरी के पूंछ के बालों का ब्रश बनाया जाता था। और मोटे कार्यों के लिए बकरी और सूअर, भैंस आदि के गर्दन के बाल, जो कि काफ़ी मोटे होते हैं, उनके बालों का ब्रश यहाँ पे बनाया जाता था। तो इसी तरह से आप लोग इसको बांट कर लिखेंगे, काफ़ी बेहतर साबित होगा। 9वें विशेषता के तौर पर हम लोग देखेंगे कि प्रकृति के साथ अंतः संबंध, यानी कि जो रंग होते थे वो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते थे, जैसे कि लाल रंग लाह से, सफ़ेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग जो है वो कालिख या जलाए गए हाथी के दांत की राख से बनाया जाता था, और नीला रंग जो है वो नील से तैयार किया जाता था। इसलिए इस यहाँ पे प्रकृति के साथ अंतः संबंध देखने को मिलता है। पुरुषवादी कलाकार, चूँकि इसके जो अधिकतर कलाकार हैं वो पुरुष होते थे, इसलिए इसको इस श्रेणी में रखा जाता है। एक विशेषता के तौर पर यहाँ पे हम लोग बताते हैं कॉपी में। अब यहाँ पर ये बात हुआ, इसकी विशेषता हम लोग बता दिए, तो कहीं कहीं आपको इसके प्रमुख अगर कलाकार नहीं भी पूछ रहा है तब भी आप यहाँ पे देंगे, बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। आधा नंबर 1 नंबर तो बढ़ा ही देगा ये। तो कुछ प्रमुख कलाकार हैं जिनको हम लोग यहाँ देखेंगे, और साथ ही उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जो साथ में हम लोग यहाँ पे कॉपी में दर्शाएंगे। तो जैसे कि महादेव लाल, तो इनके द्वारा एक चित्र बनाया गया था जिसका नाम रागनी गंधारी है। माधव लाल रागनी तोड़ी नामक चित्र के माध्यम से ये फेमस हुए थे। शिवलाल मुस्लिम निकाह का चित्र बनाकर ये फेमस हुए थे। यमुना प्रसाद बेगमों की शराबखोरी नामक चित्र बनाकर ये फेमस हुए थे। और लास्ट में सेवक राम, जिन्होंने पटनिया इक्का नामक एक चित्र को जो है वो बनाया था। अब वर्तमान में इन चित्रों का संग्रह कहाँ कहाँ पे किया गया है, तो पटना आर्ट कॉलेज, खुदा बख्श लाइब्रेरी, पटना म्यूजियम में किया गया है।
अब ये जो चित्र है बड़े पैमाने पर बनाया जाता था, फिलहाल इसको जो है वो आप ना के बराबर देखेंगे, ये लुप्त हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वर्तमान में फिर से इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। तो अब यहाँ पे बताएंगे हम लोग कि लुप्त होने का कारण क्या रहा है। तो यहाँ पे बताएंगे कि ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम के अंतिम कलाकार थे। 20वीं शताब्दी के अंत में इनके निधन से इस शैली का जो है वो समापन हो जाता है, जिसके प्रमुख कारण रहे हैं जैसे कि आधुनिक फोटोग्राफी का खोज, जिसकी वजह से इन चित्रों को बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कलाकारों का अन्य व्यवसाय में लगना, यानी कलाकार जो है इन चित्रों के माध्यम से अपना आजीविका संचालित पूर्णतः नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इसको छोड़कर वो अन्य व्यवसाय में लग गए। सरकारी संरक्षण का अभाव, ये भी एक कारण रहा है इसके विलुप्ति का, और साथ ही जागरूकता का अभाव। तो ये 3-4 पॉइंट देंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में या शॉर्ट में आपसे पूछ दिया कि ये जो मुगल शैली था तत्कालिक और पटना शैली, उसमें क्या क्या डिफरेंस रहा है, तो इसको भी बताएंगे। जैसे हम लोग छोटा सा इंट्रो देंगे, उसके बाद इसको बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुगल शैली के तहत जो चित्र बनाए जाते थे उनका संबंध तत्कालिक राजे महाराजे से होता था, जबकि पटना शैली का जो चित्र होता था उसका जुड़ाव आम जन जीवन से होता था। मुगल शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से चित्र जो है काफ़ी भव्य दिखाई देते थे। पटना शैली में हल्के रंगों का प्रयोग होता था, जिससे इसके चित्र जो है वो काफ़ी सादगीपूर्ण होते थे। तीसरे डिफरेंस के तौर पर हम लोग बताएंगे कि मुगल शैली में भव्य चित्रों का निर्माण होता था, जबकि जो हमारा पटना कलम है उसमें लघु चित्रों का निर्माण किया जाता था। ये जो मुगल शैली है वो राजाओं के अधीन था, उन पर आश्रित था, इसलिए इसको राज्याश्रित कला के तौर पे जानते हैं, जबकि पटना कलम के जो कलाकार थे वो स्वतंत्र तौर पर इस कला का विकास किया था, इसलिए यह कला जो है वो स्वतंत्र श्रेणी में रखा जाता था। ये जो मुगल शैली है वो न केवल भारत में बल्कि इसके साथ साथ ईरान एवं अन्य देशों में भी इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी वहाँ पे ये चित्रकला जो है वो प्रचलित थी। लेकिन पटना शैली जो है वो केवल पटना तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ही विकसित हुआ था। अब यहाँ पे बताएंगे कि ये जो इसके चित्र है वो रख रखाव के अभाव में जो है वो ख़राब होने लगे थे, तो किस तरह से बिहार गवर्नमेंट जो है उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको लिखेंगे। तो बताएंगे कि इस शैली से संबंधित चित्र धीरे धीरे रख रखाव के कारण खराब होता चला गया। हाल के दिनों में बिहार ललित कला अकादमी ने रसायन की सहायता से इन चित्रों को साफ कर सुरक्षित रख रखाव का बंदोबस्त किया है। वर्ष 2018 में बिहार सरकार के द्वारा पटना कलम शैली के चित्रों के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए पटना कलम शैली के थीम पर कैलेंडर भी प्रकाशित किया गया है। तो ये वर्तमान स्थिति है इसका, ये भी बताएंगे, अगर पूछा तो भी, नहीं पूछा तब भी। उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष देते हुए इसको जो है वो समाप्त करेंगे। तो लास्ट में हम लोग कहेंगे कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पटना चित्र शैली अपनी विशेषताओं के कारण खास महत्व रखता है। यह एक मिश्रित कला शैली है जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों कलाओं का मिश्रण देखने को मिला है। इस शैली को जिस तरह से अभी वर्तमान में हमारी जो सरकार है वो मधुबनी पेंटिंग को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, अगर उनके द्वारा इस शैली को भी विकसित करने का प्रयास किया जाएगा तो ये काफ़ी बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो ख्याति के तौर पर ये कारगर साबित होगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सुझाव देते हुए निष्कर्ष को हम लोग समाप्त करेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो पटना कलम शैली से संबंधित विभिन्न एस्पेक्ट्स को देखे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली बीपीएससी मेंस के लिए, यानी 71-72 के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये जो है वो प्ले करेगा। तो अगर हमारी प्रयास आपको अच्छा लग रही है और आप लोग कुछ और नया चाहते हैं तो हमें ज़रूर मैसेज करें, हमारे चैनल से जुड़े, टेलीग्राम से जुड़े, साथ ही अपने दोस्त तक फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।